आदरणीय गौरव रणदेवी जी, हमारे संभागीय संगठन मंत्री माननीय जयपाल जी, लोकप्रिय सांसद श्री शंकर ललवानी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, इस वर्चुअल रैली के माध्यम से पोलिंग बूथ के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और देवियों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बात को प्रारंभ करूँ, उसके पहले मैं भारत माता की जय का नारा लगाना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि इतनी बुलंदगी के साथ हो ये नारा कि देश की सीमा पर जो हमारे जवान चाइना की तरफ आंखें गाड़ कर खड़े हुए हैं, छाती फैला कर खड़े हुए हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचे और इस जयकारे के माध्यम से हम उन 20 शहीदों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्होंने अभी अभी अपना बलिदान इस देश के लिए चाइना के धोखे के कारण दिया है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। मैंने भारत माता की जय इसलिए बुलवाई कि हम इस पुण्य भूमि को भारत माता कहते हैं और आज से नहीं कहते, काफी पहले से कहते आए। देश जब गुलाम था, फिरंगियों के राज था यहां पर, तब भी हमारे नौजवान भारत माता की जय वंदे मातरम बोलते थे, भारत माता की जय वंदे मातरम बोलते थे। और हमने इस पुण्य भूमि को मां के समान माना। पर जब घर का बंटवारा होता है तो मकान का बंटवारा हो जाता है, बर्तनों का बंटवारा हो जाता है, घर के सोने जवाहरात, हीरे जवाहरात का बंटवारा हो जाता है। पर कभी मां का बंटवारा होता है क्या? इस देश ने उस विभीषिका को सहा है कि भारत माता का विभाजन हुआ। हम अखंड भारत की कल्पना करते थे। जिस पीढ़ी ने भारत को आजाद कराने के लिए फिरंगियों की गोली को अपनी छाती पर झेला, फांसी के फंदे को चूमा और भारत माता की जय बोली, वंदे मातरम बोला। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद जरूर हुआ, किंतु भारत मां के विभाजन का दर्द इस देश ने सहा है। मैं सिर्फ भूमिका यहां पर समाप्त कर रहा हूं, इसके बाद प्रारंभ कर रहा हूं आज जिस महापुरुष का पुण्य स्मृति दिवस है, उनके प्राथमिक जीवन से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। आप सब जानते हैं देश गुलाम था, आंदोलन हुए, गरम दल था, नरम दल था। कांग्रेस एक आंदोलन का छत्रप था जिसमें अलग अलग विचारधारा के लोग आकर उस छत्रप के नीचे खड़े होकर भारत को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्षरत थे। चाहे वो गरम दल के नेता हो, चाहे वो नरम दल के नेता हो, सब ने कांग्रेस की छतरी के नीचे उस आंदोलन को, और उसका नेतृत्व समय समय पर लाल बाल पाल ने किया, महात्मा गांधी ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने भी एक मंच पर खड़े होकर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महात्मा गांधी के साथ गरम दल के नेता नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो महात्मा गांधी के साथ नहीं थे, उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते थे। पर एक बात के लिए सब सहमत थे कि देश को आजादी दिलाना है, रास्ता कोई भी हो, पर देश स्वतंत्र होना चाहिए। उसी वक्त जिन्ना
जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे, भारत के विभाजन की मांग उठी, वही महात्मा गांधी जिन्होंने कहा था कि इस देश के टुकड़े मेरी लाश पर होंगे। पता नहीं क्यों भारत के विभाजन के आगे महात्मा गांधी भी झुक गए, तो भारत का विभाजन हो गया। मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि जैसे ही भारत माता का विभाजन हुआ, भगत सिंह के चाचा ने सुना कि भारत माता बढ़ गई, वैसे ही उनका हार्ट अटैक हो गया। लोगों के मन में भारत के विभाजन का इतना दर्द था। भारत के विभाजन की बात कर रही थी, भारत का नक्शा बना, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ महात्मा गांधी जी की टीम ने नक्शा बनाया। उसमें पूरा बंगाल पाकिस्तान में था, पंजाब पाकिस्तान में था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय हिंदू महासभा के नेता थे। सिर्फ 36 साल की उम्र में वो कुलपति बन गए थे, बैरिस्टर थे। कलकत्ता नगर निगम के महापौर भी रहे। बहुत लोकप्रिय और बहुत आदरणीय नेता थे बंगाल के अंदर। जब भारत का नक्शा उन्होंने देखा तो बंग बचाओ आंदोलन उन्होंने बंगाल में प्रारंभ किया, और वो 36 वर्षीय नौजवान ने पूरे बंगाल में घूमकर एक क्रांति की ज्वाला जलाई। महात्मा गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन को झुकना पड़ा। आज बंगाल और पंजाब यदि हमारे देश के अंदर जो हिस्सा है, उसका श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है, जिन्होंने बंग बचाओ और पंजाब बचाओ आंदोलन किया। और दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल की वर्तमान सरकार इस बात को महसूस ही नहीं करती। आज बंगाल की सरकार का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए कोई प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम नहीं, सिर्फ सामान्य एक मंत्री ने जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया। इतने बड़े बलिदान, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बंगाल जैसा तोहफा बंगाल की जनता को देने के बाद वहां की सरकार ने उनको रिकॉग्नाइज आज नहीं किया। बहुत दुख की बात। जब महात्मा गांधी ने देखा कि इस व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता है, देश स्वतंत्र हुआ, लोकसभा के नॉमिनेशन हुए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से लोकसभा के सांसद चुने गए। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके नेतृत्व क्षमता को देखा था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोला कि ऐसे व्यक्ति को आप अपने मंत्रिमंडल में स्थान दीजिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे। मित्रों, 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए कि लॉर्ड माउंटबेटन को दोनों स्थानों पर जाना था। उन्होंने पाकिस्तान को पहले स्वतंत्रता दी और 15 अगस्त भारत को स्वतंत्रता मिली। देश स्वतंत्र हुआ, सारे देश में जश्न मना। इस जश्न में, इस प्रकाश में, इस फटाकों की आवाज में कई चीखें दब गई। भारत का विभाजन हुआ, बहुत बड़ी जनसंख्या इधर से उधर जा रही थी। हमारे यहां से बहुत सारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान गए, बहुत सारे हिंदू जनसंख्या भारत आना चाहती। उनके साथ जो व्यवहार हुआ, इधर ब्रिटिश झंडा नीचे गया, तिरंगा झंडा ऊपर आया, लोग जश्न मना रहे थे। उधर लाहौर से एक ट्रेन चली, कलकत्ता पे आकर रुकी, ट्रेन खड़ी हो गई, रेल के कर्मचारी व्यवस्था में लग गए। देखा ट्रेन में से कोई उतरा नहीं है अभी तक। जब जाकर पास में देखा तो लाशों से भरी हुई ट्रेन थी। देश की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान का पहला तोहफा था भारत को कि लाशों से भरी हुई एक ट्रेन कलकत्ता आकर रुकी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां के सांसद थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विषय उठाया। उन्होंने कहा, नेहरू जी, लियाकत अली जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, लियाकत नेहरू समझौता हुआ था, उसमें यह शर्त थी
कि हम हमारे यहाँ की कोई सी भी जनसंख्या यदि इधर से उधर आना चाहती है तो हम उनको पूरा अवसर देंगे। मित्रों, कोई दुकानदार तो दुकान बंद करके सामान लेकर और वापस आ सकता है, पर उस समय 90% लोग किसान थे। किसान कैसे आएगा? जमीन लेकर कैसे आएगा? लोगों को मोह हो गया। गांधी जी ने कह दिया, जिन्ना ने भी कह दिया कि जो जहां रहना चाहे रहे, हम अपने देश के अल्पसंख्यकों का पूरा ध्यान रखेंगे। फिर समझौता हुआ और उसमें शर्त रखी गई कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है, हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई थे, 23% जनसंख्या थी। देश का विभाजन हुआ। पाकिस्तान के अंदर 8% हिंदू थे जब विभाजन हुआ। सॉरी, 8% इधर थे और 23% पाकिस्तान में। 8% मुस्लिम यहाँ पर और 23% हिंदू पाकिस्तान में। उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति असहज महसूस करे किसी भी देश के अंदर और वो वापस आना चाहे, तो दोनों देश की जवाबदारी होगी कि वे अपनी जनसंख्या को एक्सचेंज कर सकेंगे। उस देश की ये जवाबदारी भी होगी कि अगर पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान में आएगा तो उसके रहने की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था, उसके नौकरी की व्यवस्था, उसकी व्यवसाय की व्यवस्था वो भारत की सरकार करेगी। और यदि हिंदुस्तान से कोई पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान की जवाबदारी होगी कि वो वहां पर जाने वाले व्यक्ति के रहने की, खाने की और नौकरी की व्यवस्था करे। ये महात्मा गांधी जी ने कहा। तत्कालीन उस समय के एचआरडी मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था यदि पाकिस्तान में रहने वाला कोई हिंदू अपने आप को असहज महसूस करता है तो हमारे देश में आ सकता है। यदि वो शिक्षक होगा तो मेरा विभाग उनको शिक्षक की नौकरी यहां पर देगा। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि सरकार की जवाबदारी है कि ऐसे लोग जो वहां पर असहजता महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनको भारत अपने देश में बुलाए। अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, पाकिस्तान में ही बना, हमारे यहाँ भी बना। उसका काम यह था कि अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना। मित्रों, जहां पर 23% हिंदू थे पाकिस्तान में, वहां आज मात्र 1.5% रह गए। मैं बताना चाहता हूं, जिन्ना ने जब भारत विभाजन का नारा दिया था, उस समय एक बहुत बड़े दलित नेता थे जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। बहुत बड़े दलित नेता थे। वो जिन्ना के साथ गए। भारत के विभाजन में उन्होंने हस्ताक्षर किए। जिन्ना के साथ वो पाकिस्तान चले गए। उनके साथ लगभग 2 करोड़ दलित लोग भी पाकिस्तान गए। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे वो, जगन्नाथ मंडल। जब वहां उन्होंने भारत की आजादी के बाद जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर वहां अत्याचार होना चालू करे, उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया विषय कि क्या हो रहा है, हमारे दलित भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा, उन्हें जबरदस्ती तलवार के बल पर इस्लाम कबूलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पार्लियामेंट में बोला। उनको ही थ्रेडिंग हो गई, उनको ही जान से मारने की धमकी की गई, उनके बंगले पर बम फेंक दिया गया। वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर 2 साल बाद पाकिस्तान छोड़कर हमारे देश में आ गए। उन्होंने किताब लिखी कि किस प्रकार वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। हमने उन सब शर्तों का पालन किया, आज भी कर रहे हैं हम। उस समय 8% मुस्लिम थे हमारे यहां, आज 20% से ऊपर हो। हम आज भी उनके पूरे धार्मिक संरक्षण दे रहे हैं, उनको हर प्रकार का संरक्षण दे रहे हैं। भारत ने उन शर्तों का पालन किया जो नेहरू लियाकत समझौते में शर्तें थी, और पाकिस्तान ने एक शर्त का पालन किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत जबरदस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया। विरोध करने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसी वक्त एक काम और चल रहा था। जब देश की स्वतंत्रता मिली तो हमारे पास लगभग 600 रियासतें थी, अलग अलग राजाओं के अलग अलग राज थे।
उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको जवाबदारी दी कि वो सारी रियासतों को मिलाने का काम करें। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत विद्वान थे, ओजस्वी वक्ता थे और बहुत ही विनोदी स्वभाव के साथ साथ बहुत कड़क प्रशासक भी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब भी किसी राजा को बुलाते थे, एक हाथ में उनके डंडा रहता था, एक हाथ में गाजर रहती थी। आते थे, राजा को कहते थे लो गाजर खाओ और अपनी रियासत हमारे यूनियन गवर्नमेंट में मिला दो। यदि वो ना नुकुर करते तो लठ ऐसा बजाते थे। राजा अपने आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को सब पहचानते थे। 536 रियासतों को उन्होंने अपने में शामिल कर लिया। विषय आया जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में फिर वो शाम दाम दंड भेद से उसको मिलाना चाहते थे, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया और कहा कि सरदार साहब, जम्मू कश्मीर मेरा बर्थ प्लेस है, आप कृपया यहाँ का निर्णय मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं निर्णय करूँगा। जम्मू कश्मीर की कहानी बहुत लंबी है, मैं शार्ट में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत अनुराग था, बड़ा प्रेम था। ऐसा कहा जाता है कि जब देश का निर्णय हो और व्यक्ति मोह में फंस जाता है तो देश का अहित हो जाता है, और यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। धारा 370 लगाने की निर्णय लिया। पार्लियामेंट में बाबा साहब अंबेडकर ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं इस धारा 370 का विरोध करता हूं। धारा 370 लगने के कारण जम्मू कश्मीर में शेष भारत का व्यक्ति यदि जाने की कोशिश करेगा तो उसको परमिट लेना पड़ेगा, वह जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकता। वहां के नेता का नाम वजीर आजम दिया। जैसे मुख्यमंत्री हर रियासत के थे, पर वजीर आजम का मतलब होता प्रधानमंत्री, मतलब दो प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री अलग, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग, वहां का संविधान अलग, वहां का झंडा अलग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया कि यह बहुत गलत निर्णय है, इससे अलगाववाद पैदा होगा, जम्मू कश्मीर हमारे पास से खिसक जाएगा। इसलिए उन्होंने जबरदस्ती विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहुत विरोध किया। उसी वक्त द्वितीय सरसंघ चालक जी ने एक निर्णय किया कि हमें एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बात की, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 10 लोगों ने जनसंघ बनाया। वह जनसंघ आज राजनीतिक सफर चलते चलते आज भारतीय जनता पार्टी बना है, और आज हमारी संख्या विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल 18 करोड़ सदस्यों की होगी। क्योंकि हमने व्यक्ति के लिए राजनीति नहीं की, देश के लिए राजनीति की। कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की, देश के लिए राजनीति की। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कविता की 2 लाइन आपको बताना चाहता हूं। निज जीवन से देश बड़ा होता है। निज जीवन मतलब अपना जीवन। निज जीवन से देश बड़ा होता है, जब हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कविता की 2 लाइन मैंने सुना। मैं समझता हूं कि इसको आत्मसात किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, और इसके लिए मुझे अपना बलिदान भी देना पड़े तो मैं दूंगा, पर भारत के संविधान की रक्षा करना मेरा दायित्व है। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। भारतीय जनसंघ की स्थापना के पहले अध्यक्ष बने। भारतीय जनसंघ ने पहला आंदोलन करने का निर्णय लिया। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से के नेतृत्व में सारे देश के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की ओर कूच कर दिया। जब उनको रोका गया तब उन्होंने कहा कि मैं सांसद हूं, इस देश की पंचायत का सदस्य हूं, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं।
फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने उनको नजरबंद कर दिया। उनके साथ 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जम्मू कश्मीर की विभिन्न जेलों में बंद कर दिया था। आज ही के दिन 23 जून को इस पुण्य आत्मा का महाप्रयाण हुआ। कैसे हुआ यह नहीं बताया गया, क्यों हुआ यह नहीं बताया गया। संदिग्ध परिस्थिति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हुई थी। इस देश की एकता और अखंडता के लिए किसी राजनीतिक दल का पहला बलिदान था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। यह बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमने इस देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे पहले अपने नेता की कुर्बानी की। हम बहुत छोटे थे, जैसा अभी जयपाल जी ने बताया, कि शाखा में जाते, नारा लगाते थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। नारे लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। हम समझते नहीं थे कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है, धारा 370 क्या है। जब समझदार हुए, जब पढ़ने लगे, जब समझने लगे, जब धारा 370 के बारे में सोचा, पढ़ा, क्यों लगी, कैसे हटेगी ये, तो मन में मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को शंका थी कि धारा 370 अब कभी जम्मू कश्मीर से हट सकती है क्या। एक प्रश्नवाचक चिन्ह रहता था, क्योंकि धारा 370 हटने के लिए उसके धारा 370 की 3 उसके अंदर यह है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत, हमारे पास बहुमत ही नहीं आ सकता तो 2/3 की तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये इतना सा पढ़ के सोच लिया था कि धारा 370 नहीं हट सकती। पर मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, मैं भी दिल्ली में साक्षी हूं। शंकर ललवानी जी सदन के अंदर थे, मैं सदन के बाहर था। रात को 2 बजे तक अमित शाह जी के साथ था। उन्होंने 1-2 काम दिए हमें कि भाई अपने सारे सांसद पार्लियामेंट में रहे, और भी कुछ काम दिए थे जो मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता हूं। पर यह समझ में आ गया था कि कल कोई महत्वपूर्ण बिल आने वाला है। भूपेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, पीयूष जी, हम सब रात को 2 बजे वहां से निकले, पर किसी को नहीं पता कि धारा 370 हटने का बिल आ रहा है। सुबह बस सब लोग 9:30 बजे पार्लियामेंट में मिलो, 9:30 बजे पार्लियामेंट में गए। गृह मंत्री जी आए, सीधे राज्यसभा चले गए। भूपेंद्र जी को कुछ काम दिया था, वो पेपर लेके चले गए। एकदम धारा 370 हटाने का बिल आया। जो देखा हमने टीवी पे, तो हम आश्चर्यचकित, वहीं पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर। कैसे हटेगा, क्या हटेगा, कुछ समझ में नहीं आया। पर हमने देखा कि उस दिन धारा 370 हट गई। जब रात को 2 बजे में घर गया और टीवी खोला, और टीवी पे आ रहा था कि धारा 370 हट गई, तो मेरे को लगा कि मैं नींद में तो नहीं हूं क्या। सच में इतना बड़ा निर्णय, इतना महत्वपूर्ण निर्णय इतनी आसानी से हल हो जाएगा, ये अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी कर सकती है। ये मैं इतना दावे से कह सकता हूं, क्योंकि लक्ष्य के लिए वो समर्पित रहते हैं। उनको क्या करना है और किस दिशा में जाना है। मैंने एक बार इसकी कहानी सुनाई थी पूरी। आज विषय सिर्फ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे, कभी वक्त आएगा तो फिर सुनाऊंगा। किस तरीके से धारा 370 हटी, पूरे कानून का पालन किया गया। कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन किया गया। सरलता के साथ एक एक धाराओं का अध्ययन करके उसकी काट निकाल के धारा 370 हट गई। वास्तव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि यदि किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी, अमित शाह जी ने दी, और हम सब उसके साक्षी भाग्यशाली कार्यकर्ता हैं कि हमारे सामने धारा 370 हटी है। क्योंकि इतिहास में
इसका वर्णन आएगा तो हमारे युग की चर्चा होगी कि इस युग में धारा 370 हटा था और उसकी अगर उसका श्रेय जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ही अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उस समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जलजला, जिस शब्द को कहते हैं, जलजला था देश के अंदर, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इतनी ऊपर था कि उनके विरोध में कोई खड़ा हो जाए ये सोच भी नहीं सकता था। पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकेले नेता थे उस वक्त जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐसी नीति जो तुष्टीकरण की थी उसका विरोध किया, उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, सड़क पर आंदोलन किया। सबसे बड़ा आंदोलन आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ यदि किसी को श्रेय जाता है आंदोलन करने का तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। और इसलिए मित्रों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे विचारधारा के, देखिए बहुत सही बात हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे लिए देश पहले, दल बाद। देश पहले, हम देश के लिए राजनीति करते हैं, कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करते। ऐसे साहसिक निर्णय वही व्यक्ति ले सकता है जो देश के लिए जीना चाहता है और देश के लिए मरना चाहता है। आप क्या समझते हैं? चाइना आज एक बहुत बड़ी ताकत है दुनिया के अंदर। उस चाइना को प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि भारत की तरफ जो आंख उठाएगा उसको देख लिया जाएगा। वो समझदार रहें, समझदारी से काम लें, नहीं तो उसको परिणाम पता लग जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी भी उसी मिट्टी के बने हुए हैं जिस मिट्टी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे। हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं देखा, पर हम सौभाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के शासन को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रशासन को देख रहे हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता को देख रहे हैं। आज सारी दुनिया कोरोना जैसे कोविड-19 के महामारी में पूरी दुनिया उलझ रही है, अर्थतंत्र ठप पड़ा, आज भी वैक्सीन का पता नहीं। पर नरेंद्र मोदी जी की ये नेतृत्व क्षमता, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति सारी दुनिया की आंखों का तारा बन जाता है। इटली में जिस दिन पहला कोविड-19 का मरीज पाया गया था उसी दिन हमारे देश में भी पाया गया। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी निकाल दी राज्य सरकारों को। जिन राज्य सरकारों ने उस एडवाइजरी का पालन किया वो राज्य सरकार संकट से दूर हो गई, पर जिन राज्य सरकारों ने उसकी अवहेलना की वो सब भुगत रहे। मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश में क्षति नहीं हुई, कोविड-19 से क्षति हुई है हमारे यहाँ पर। अन्य देशों की तुलना में यदि हम देखें, अमेरिका जैसे ताकतवर देश जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, जहाँ सबसे अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, सेवाएं सबसे अच्छी है, जो तकनीकी रूप से बहुत संपन्न देश है, वहाँ 1 लाख से ज़्यादा मौत का आंकड़ा पार कर गया है। इटली, जर्मन, रशिया, फ्रांस, हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई, पर 130 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में क्षति हुई है, पर इन देशों की तुलना में, इन देशों की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम। रिकवरी रेट भी हमारे यहाँ फास्ट, डेथ रेट भी इन देशों की तुलना में कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से देश की जनता ने, सिर्फ सरकार ने नहीं, सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर इस कोविड-19 से लड़ने का, संघर्ष करने का संकल्प लिया, और आज हम देखेंगे कि हम विजय की तक की ओर बढ़ रहे हैं।
तो राजनीति में संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो। विचारधारा जिसके लिए हम काम करते हैं, आज सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें पार्षद नहीं लड़ना, जिन्हें पंच नहीं लड़ना, जिन्हें सरपंच नहीं लड़ना, इस विचारधारा के लिए सिर्फ समय देते हैं, अपना जीवन देते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पीछे एक बहुत बड़ा विचार परिवार काम करता है। उस विचार परिवार के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अपना घर-बार छोड़कर इस विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। आज यदि हम लोकसभा में 303 सीट जीत कर अगर बैठें, तो इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान हमारे विचार परिवार का है। तो ये विचारधारा जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के समय से प्रारंभ की थी, वो विचारधारा आज यहां से चली 10 लोगों से 18 करोड़ जिसके सदस्य हैं, केंद्र में सरकार है, 16 प्रदेशों में सरकार है, और ये हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि वो सारी बातें जिसको संकल्प लेकर बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन का बलिदान दिया, जो प्रचारक की श्रेणी में आए और चले गए इस विचार के लिए काम करके, इस दुनिया में नहीं है। इसे सैकड़ों कार्यकर्ता इस विचारधारा के लिए बलिदान दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम फ्रंट लाइन के काम करने वाले लोग, पर पीछे हमारे बहुत सारे ऐसी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं जो इस देश के लिए जी रहे हैं, इस विचारधारा के लिए जी रहे हैं, इस विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम सत्ता में हैं। हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए उन सब विचार परिवार के लोगों के प्रति भी, जिनके कारण आज हम सत्ता की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। वास्तव में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं हुई थी। हमारा उद्देश्य था, बहुत साफ उद्देश्य था, तुष्टीकरण के खिलाफ, भारतीय संस्कृति और संस्कार और भारतीयता के जीवन मूल्य की स्थापना, इन सब बातों के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। मुझे कहते हुए गर्व है कि उन सब मूल्यों को लेकर आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नड्डा जी के नेतृत्व में संगठन काम कर रहा है। वास्तव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सही श्रद्धांजलि यदि किसी ने दी है तो इस युग के महापुरुष नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35 से हटा कर दी है। हम सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मार्ग पर चलकर इस देश को विश्व का सबसे मजबूत विश्व गुरु देश बनाएं। यही संकल्प के साथ मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। यह कंकड़ पत्थर रेत नहीं, ये जमीन का टुकड़ा भी नहीं, ये भारत माता है। शायद विश्व में कहीं अपनी मातृभूमि को मां स्वरूप यदि कहीं किसी ने माना है तो वो सिर्फ भारत ने माना है। आदरणीय कैलाश जी, इंदौर के कैलाश जी, ऐसा आपका एक ख्याति थी, पर वास्तव में पिछले कुछ दिनों से जब आपको सुनते हैं, इसके पहले गोपी भैया आपने जब माई मंगेशकर सभागृह में सुना था, उसके बाद आज अब दिल्ली वाले कैलाश जी हुए। वास्तव में ऐसा लगता है कि जिस सारगर्भित और जिस संयमित भाषा के साथ और जिस तरीके से सहजता से गूढ़ गंभीर विषय को आज आपने रखा, आपके प्रति जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। आईटी प्रकोष्ठ के अतुल जी बघेरवाल से निवेदन करता हूं कि आभार प्रदर्शन करें। इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि शब्दों से, भावनाओं से हम सबने
हमारे जो पूर्वज हैं, इष्ट हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमने दी है। अभी जो उल्लेख भाई साहब ने किया है, भारत और चीन बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनको भी इस अवसर पर हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे करके। साथ ही साथ एक दुखद घटना और भी घटी है। अपने संभाग के खरगोन विभाग के विभाग प्रचारक अजय पाटीदार जी, खरगोन विभाग में 2 जिले आते हैं, खरगोन और बड़वानी जिला। तो यहाँ के विभाग प्रचारक हैं अजय पाटीदार जी, हाटगुल्डा के रहने वाले देवास जिले के। देवास शिशु मंदिर विजयनगर में उनका अध्ययन हुआ था। आज दोपहर 11 से 12 के मध्य वो जब अपने घर से आ रहे थे हाटगुल्डा से, आष्टा के पास में उनका मोटरसाइकिल दुर्घटना में निधन हुआ है। तो उनको भी अपन यहाँ भी श्रद्धांजलि देंगे। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, संभागीय संगठन मंत्री जयपाल सिंह जी चावड़ा जी भाई साहब, नगर अध्यक्ष गौरव जी रणदीवे भाई साहब, लोकप्रिय सांसद श्री शंकर जी लालवानी भाई साहब, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का, फेसबुक लाइव समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। सावधान। दक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे 2 मिनट।